नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे थे अपने टेस्ट नंबर 11 की, जो कि है पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 2। और यहाँ पर बात की गई है पॉलिटी के टेस्ट के बारे में। अपने इस टेस्ट के डिस्कशन में हमने अब तक जो है 74 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। तो चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 75 से या इसके सही आंसर के साथ हम अपने लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। दूसरा कथन था कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा जो स्टेटमेंट था वह है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन था आपके पास ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 या डी 1, 2 और 3। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, केवल पहला और तीसरा कथन सही था, यानी कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ पर कहा गया है? तो ऐसी बात कही गई है आज हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 83(1) में। ठीक है, कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यह दोनों स्टेटमेंट, यानी कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके प्रत्येक सदस्य क्या कहते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। यह दोनों कथन सीधे सीधे हमारे बैरेक्ट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर बैरेक्ट के आर्टिकल नंबर 83 सब क्लास 1 को देखेंगे तो वहीं पर एक ही जगह पर दी हुई है। बात करें अगर इसके लिए, तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 30 वर्ष, न कि 35 वर्ष। ठीक है, और यदि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु की बात करने के लिए आपसे कभी पूछ लिया जाए तो लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित है वह है 25 वर्ष की। देखिए, संसद सदस्यों के लिए निर्वाचित होने की अर्हता के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 84 में दिया है। ठीक है, जिसमें पहला है क 84 क है या फिर 84A है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन उसे करना चाहिए, मतलब शपथ आदि का प्रतिज्ञापन करना चाहिए। और इसी अनुच्छेद 84 क के बाद अनुच्छेद 84 ख या 84B में दिया है कि राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह है 25 वर्ष की। ठीक है, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में बात की गई है राज्यसभा के बारे में कि हमारे देश की एक राज्यसभा होगी। ठीक है, इस राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करते हुए आर्टिकल नंबर 80 सब क्लास 1 के क में बात कही गई कि राष्ट्रपति जो है वह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। ठीक है, इन 12 सदस्यों में कौन कौन सी बात होनी चाहिए, किस प्रकार की विशेषता होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 80 के। बताइए किसमें? आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था इसके बारे में। देखिए, आर्टिकल 80 के सब क्लास 3 में यह बात कही गई है। ठीक है, 1(3) के तहत यह बात कही गई है कि 1(3) के तहत या 1(a)(3) के तहत राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा वह जो है 4 क्षेत्रों से होने चाहिए: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से। ठीक है, सहकारिता नहीं है, बार बार आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो जानते रहेगा कि कोऑपरेशन से राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को नियुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, जो कि सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। यहाँ 2 सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ विभिन्न प्रावधान है तो दूसरी तरफ इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। प्रावधान ए है कि लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 98, बी संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 91, सी राज्यसभा सभापति के वेतन व भत्ते, आर्टिकल 97, या डी संसद सदस्यता के लिए अर्हता, आर्टिकल 102। कूट है आपके पास ए 4-2-1-3, बी 3-2-1-4, सी 1-2-4-3 या डी 2-1-3-4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी
यहाँ देखिए एक चीज़ गलत दी हुई है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर होना चाहिए था आर्टिकल 93, जबकि यहाँ पर दिया है प्रश्न में आर्टिकल नंबर 91। ठीक है, देखिए सबको आइए ऊपर से सुमेलित करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 93 में, न कि 91 में। ठीक है, उसके बाद राज्य संसद के सचिवालय या संसद का एक सचिवालय होगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 98 के माध्यम से। फिर राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है, कहाँ पर बताइए? राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है आर्टिकल 97 में। और सबसे अंत में संसद सदस्यों के निर्हरता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 102 में। ठीक है, देखिए आर्टिकल 97 में सिर्फ राज्यसभा के सभापति ही नहीं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इन सब के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है आर्टिकल 97 में। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पर दिए गए आर्टिकल 91 के बारे में बात करें तो इसमें आर्टिकल 91 में यह बात कही गई कि जब सभापति अनुपस्थित रहेगा तो उसके कार्यों का निर्वहन किस प्रकार से और कौन करेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1992 को हुआ था, 1952 को हुआ था। दूसरा, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और तीसरा, संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अभी तक अविश्वास प्रस्ताव सदन में नहीं लाया गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, या डी 1, 2 और 3। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रथम लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह संपन्न हुआ था 13 मई 1952 को, और जीवी मावलंकर जो थे वह प्रथम लोकसभा के हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन यह स्टेटमेंट गलत है। जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ ही विपक्ष के द्वारा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1954 में। ठीक है, चलिए यह याद करने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष को उस समय मतदान का अधिकार होगा यदि उसको हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग उस समय नहीं कर सकेगा जब उसको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो और मत बराबर होने की स्थिति लोकसभा में हो। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी और डी के बारे में बात कर लेते हैं। सी है केवल 1 और 3, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। फिर से सारे स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है वह असत्य नहीं है। सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल सही हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष उस समय उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होगा तब जब उसको हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग भी उस समय नहीं कर सकता जब उसको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो और मत जो है वह 2 और 2 के बराबर से चल रहा, मतलब टाई की स्थिति आ गई हो। 3 लोग, मान लीजिए 6 लोग हैं तो 3 लोगों ने इधर मत दे दिया कि भैया इनको हटा दो, और 3 लोगों ने मत दे दिया कि इनको मत हटाओ। तो इस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकता है या किसी के भी पक्ष में मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि आर्टिकल्स के साथ। देखिए, आर्टिकल 94
सब क्लास सी या फिर ग कह लीजिए अनुच्छेद 94 ग में यह बात कही गई है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के 14 दिन पूर्व ही उसको सूचना दे दी जाएगी कि भैया आपको हटाने के लिए अब प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ठीक है। और देखिए, मतदान होने की बात अगर करें तो जब भी सदन में मतदान होता है और पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के वोट बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष होता है वह या उसका मत जो है वह उस बिल को लेकर के निर्णायक मत की भूमिका निभाता है। लेकिन यदि यही प्रक्रिया या यही समस्या जो है उसको पद से हटाने के लिए यानी लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाने के लिए चल रही हो और उस दशा में यदि मत जो है या मत का विभाजन जो है वह बराबर की स्थिति में है तब वह मत देने का अधिकारी नहीं होता है। हालांकि आर्टिकल 96 सब क्लास 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि लोकसभा स्पीकर चाहे तो प्रथमतः मत दे सकता है। मतलब वोटिंग की शुरुआत हुई और वोटिंग की शुरुआत में ही लोकसभा स्पीकर ने मत डाल दिया, लेकिन उस स्थिति में यह मत नहीं दे सकता है जब मत विभाजन के दौरान जो मत है वह दोनों के पक्षों में बराबर बराबर की अवस्था में पहुंच गया है, तब यह निर्णायक मत देने का अधिकारी नहीं होगा। प्रथमतया यह मतदान कर सकता है चाहे इसके खिलाफ ही मामला क्यों ना सदन में चल रहा हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। एक तरफ राज्य हैं, दूसरी तरफ लोकसभा सदस्यों की संख्या है, इनको आपको सुमेलित करवाना है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए गुजरात 26, बी राजस्थान 25, सी महाराष्ट्र 42, डी छत्तीसगढ़ 11। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है वह है 48 न कि 42। वहीं गुजरात में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या है 26, तो राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या है 25 और छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है वह है 11। और कुछ अन्य बड़े राज्यों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्यों की संख्या है 42, जबकि उत्तर प्रदेश से जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 80। नेक्स्ट और अगला प्रश्न भी सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ विभिन्न राज्य हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा सदस्य संख्या है। पिछले प्रश्न में लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश 16, बी मध्य प्रदेश 18, सी गुजरात 12 या डी केरल 9। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। केरल से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 9। ठीक है। वहीं बात करें अगर आंध्र प्रदेश से जाने वाले राज्यसभा सदस्यों की तो इनकी कुल संख्या है 11। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या भी 11 है। गुजरात से जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या भी 11 है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इन तीनों राज्यों से एक समान संख्या में राज्यसभा के सदस्य जाते हैं और यह एक समान संख्या है 11। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनी बिल या धन विधेयक से संबंधित यह विधेयक है और यहाँ प्रश्न है और यहाँ पूछा जा रहा है कि धन विधेयक के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, ए धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। बी धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। और तीसरा यानी कि सी धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व राष्ट्रपति को इस बात का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि यह धन विधेयक है। और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन अपने पास रोक सकती है। चलिए, तो सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई गई हैं। जो धन विधेयक है यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है इस बारे में प्रमाण या जो अंतिम फैसला दिया जाता है वह दिया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब चूंकि
यह स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ से दोनों के दोनों सही हो गए। अब चूंकि राष्ट्रपति ने धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले ही अपनी अनुमति उस विधेयक को प्रदान कर दी थी, तो जब भैया पहले से आप सहमत हो उस विधेयक से, तो दोबारा आप उस पर पुनर्विचार के लिए, या कह तो सकते नहीं हो, आपने पहले से ही उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, तो पुनर्विचार का सवाल ही नहीं उठता है। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। अब चूंकि धन विधेयक में लोकसभा को आत्यंतिक वीटो या फिर आत्यंतिक अधिकार या फिर एब्सोल्यूट राइट प्रदान किया गया है, ठीक है, और इसी कारण इसको यानी कि राज्यसभा के अधिकारों को इसमें सीमित किया गया है। राज्यसभा की किसी भी दशा में धन विधेयक या मनी बिल को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक करके रख सकती है। हालांकि राज्यसभा यदि इसमें चाहे तो संशोधन का सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा यह संशोधन मानने या न मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक के संदर्भ में यह प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मनी बिल अलग है, वित्त विधेयक अलग है, ठीक है। वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। बी, वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तीसरा, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। और चौथा, वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दी गई है। आपको निम्न दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए, 1 और 2 सही हैं। बी, 1, 2, 4 सही हैं। सी, 2, 3, 4 सही हैं। या डी, सभी सही है। फिर से एक बार सभी कथन आप लोग आराम से देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 सही हैं। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। देखिए, वित्त विधेयक क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ऐसे विधेयक जिसमें सामान्यतः सरकारी व्यय या यूं कह लीजिए तो राजस्व से संबंधित लेखों का विवरण होता है, या राजस्व से संबंधित व्यय का विवरण होता है, राजस्व से संबंधित व्यय का विवरण होता है, उनमें या फिर उन विधेयकों को वित्त विधेयक कहा जाता है। सामान्यतः इसमें किसी कर को लगाने या उसमें परिवर्तन करने जैसे विषयों को शामिल किया जाता है, ठीक है। और यह जो है बजट के ठीक बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए, धन विधेयक के उलट वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक सामान्य बोलचाल भाषा में ऐसे विधेयकों को बोला जाता है जो धन संबंधी विषयों से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में इसको पारित करने की प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 117 में प्रदान की गई है या फिर 117 में दी गई है। इसमें देखिए, राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अग्रिम अनुदान है। ए, प्रत्यय अनुदान वोट ऑफ क्रेडिट। बी, लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट। सी, अपवादानुदान एक्सेप्शन ग्रांट। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं तीन में से बताइए कि कौन सा जो है वह अग्रिम अनुदान है। देखिए, सबसे पहले अग्रिम अनुदान क्या होता है। मान लीजिए कि आपको महीने की 30 तारीख को आपकी सैलरी आनी है, लेकिन उसके पहले अगर आपको सैलरी चाहिए तो आपको जो उसके पहले दी जाने वाली, आपके पास खर्च करने के लिए पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो आपको उसके पहले दी जाने वाली राशि को अग्रिम अनुदान बोल दिया जाता है कि भैया ठीक है, हम आपको पहले ही कुछ खर्च चलाने के लिए इतना पैसा आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो लेखानुदान बोला जाता है अग्रिम अनुदान को। संसदीय भाषा में वोट ऑन अकाउंट बोला जाता है अग्रिम अनुदान को, ठीक है। और होता क्या है, क्यों समस्या होती, तो देखिए, संचित निधि से, भारत सरकार की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद के द्वारा विनियोग विधेयक को पारित किया जाना अनिवार्य होता है। अब यदि किसी कारणवश किसी वित्तीय वर्ष के किसी भाग में भी जो अनुमान लगाया गया था व्यय करने का, वह विनियोग विधेयक पारित करने के पहले ही समाप्त हो गया हो वह खर्च, या वह पैसा खत्म हो गया हो, तो
संसद जो है, या लोक संसद नहीं कहेंगे, यहाँ पर लोकसभा कहेंगे, ठीक है, लोकसभा कहेंगे, संसद नहीं कहेंगे। लोकसभा जो है वह ऐसे वित्तीय वर्ष के किसी भी भाग के लिए अग्रिम अनुदान भारत सरकार की संचित निधि से प्रदान कर सकती है, ठीक है। लेखानुदान संघ सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है जानते रहिए। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संसद की वित्तीय समिति नहीं है? ए, लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बी, प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी, सी, विशेषाधिकार समिति या कमेटी ऑफ प्रिविलेज, डी, लोक उपक्रम समिति या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। चलिए देखिए, जो विशेषाधिकार समिति या कमेटी ऑफ प्रिविलेज है, यह किसी भी प्रकार की वित्तीय समिति नहीं है, ठीक है। देखिए, संसद की स्थायी समितियों को उनके कार्य के आधार पर कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि पहले भाग में देखेंगे हम लोग वित्तीय समितियों को देख ले सकते हैं आप, ठीक है। वित्तीय समितियाँ जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, इस प्रकार की समितियाँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप रख सकते हैं विषयगत समितियों को, किसी पर्टिकुलर विषय से संबंधित जो समितियां गठित की जाती हैं उसके संदर्भ में। फिर आती है जांच से संबंधित समितियां। जांच से संबंधित समितियां मतलब विशेषाधिकारों की समिति हो सकती है, यह याचिका से संबंधित समिति होती है। इस प्रकार की समितियां आती हैं जांच समिति के अंदर। और अन्य संसदीय मामलों से संबंधित समितियां आती हैं चौथे समिति के या चौथे भाग के रूप में या चौथे विभाजन के रूप में। नेक्स्ट, संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक पुरानी वित्तीय समिति है? ए, प्राक्कलन समिति, बी, लोक लेखा समिति, सी, विभागीय समितियां या फिर डी, लोक उपक्रम समिति। चलिए, तो जो लोक लेखा समिति यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, वह संसद की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण समिति है। इसका सर्वप्रथम गठन जो है वह वर्ष 1921 में किया गया था। 1994-95 से इस समय 1954-55 से इस समिति के जो सदस्यों की कुल संख्या थी वह 22 हो गई थी, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते थे, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? लोक लेखा समिति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान में बनाए रखिएगा अपना, ठीक है। कुल 22 सदस्य होते हैं इस लोक लेखा समिति में, जिसमें से 15 जो है वह लिए जाते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य लिए जाते हैं राज्यसभा से, ठीक है। इस समिति का जो अध्यक्ष यानी कि जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह होता है विपक्ष का कोई नेता, ठीक है। विपक्ष के किसी भी सदस्य को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर इसके कार्यों की बात करें तो यह कैग के रिपोर्ट की जांच करता है या कैग के प्रतिवेदनों की जांच करता है, भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखों की जांच करता है, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर अतिरिक्त धन राशि अगर व्यय किया जाता है तो उसके कारणों की जांच करता है, किसी भी मामले में अगर अपव्यय कुशलता व्याप्त है या भ्रष्टाचार व्याप्त है तो उसकी जाँच करती है लोक लेखा समिति, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य और काम हैं इस लोक लेखा समिति के। नेक्स्ट और अगला प्रश्न कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? ए, विभागीय समिति, बी, विशेषाधिकार समिति, सी, लोक लेखा समिति या डी, लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति या इसको एक अन्य शब्द बोला जाता है, बताइए कौन सा? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोक लेखा समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन बोला जाता है प्राक्कलन समिति को, ठीक है। कमेंट करके जल्दी बताइए कि इस प्राक्कलन समिति को और अन्य क्या बोला जाता है, ठीक है। होता क्या है, तो देखिए, लोक लेखा समिति जब आम व्ययों के ऊपर निगरानी रखती है उसी समय प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर के यह सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है या सुनिश्चित करती है, और इसी कारण प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? ए, प्राक्कलन समिति, बी, स्टैंडिंग कमेटी, सी, तदर्थ समिति या डी, संयुक्त समिति।
चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संसद के द्वारा किसी समिति का गठन किया जाता है तो उसको तदर्थ या अस्थायी या फिर एड हाक समिति भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, एड हाक या अस्थायी या तदर्थ समिति या तदर्थ कमेटी बोला जाता है उस कमेटी को जिसका गठन संसद के द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया हो। यह एड हाक कमेटी जो है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है। यह इसका क्या काम होता है, तो देखिए इसका गठन विशेष विधेयकों पर विचार करने के लिए किया जाता है। वहीं एक दूसरे प्रकार की तदर्थ समिति होती है जिसको बोला जाता है जांच समिति, ठीक है, जिसका गठन किसी मामले विशेष की जांच के लिए किया जाता है। जैसे अभी बोफोर्स तोप घोटाला आदि, इनके लिए, इनकी जांच के लिए समितियों का गठन किया गया था, ठीक है। देखिए इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है इन तदर्थ समितियों की कि जैसे ही इनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, ये समितियां अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती हैं, उसके ठीक पश्चात इनका अस्तित्व जो है वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय न्यायमूर्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हो चुके हैं। ए BN राव, बी नागेंद्र सिंह, सी दलबीर भंडारी या डी उपरोक्त सभी। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट में जो है वह ये सभी BN राव, नागेंद्र सिंह और दलबीर भंडारी सभी के सभी जज निर्वाचित हो चुके हैं, ठीक है। देखिए BN राव जो है सबसे पहले बने थे 1952 से 53 तक, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज रहे थे। उसके बाद नगेंद्र सिंह या नागेंद्र सिंह बनते हैं 1973 से लेकर के 1988 तक, यह वहाँ के जज थे। फिर इसके बाद स्थान आता है RN पाठक का। एक सेकंड दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं। फिर इसके बाद स्थान आता है RN पाठक का। RN पाठक जो है वह 1989 से 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज रहे थे और फिलहाल वर्तमान में दलबीर भंडारी 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। 2018 से लेकर के यह 2027 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बजट को पारित करने में 3 चरण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उस चरण का भाग नहीं है। ए सामान्य विचार विमर्श, बी अनुदान मांगों पर विचार, सी विनियोग विधेयक या डी वित्तीय विधेयक। ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यही है ऑप्शन आपके। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वित्तीय विधेयक कहाँ आ जाएगा। बजट को पारित करने में जो 3 चरण होते हैं, पहला बजट पर सामान्यतया विचार विमर्श होता है, फिर बजट में की जाने वाली मांगों पर या की गई डिमांड पर विचार किया जाता है या उस पर विचार विमर्श किया जाता है या उस पर चर्चा की जाती है, और अंततोगत्वा चर्चा के बाद अनुदान की मांगों पर विचार के बाद संसद के द्वारा विनियोग विधेयक को पारित कर दिया जाता है। और विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के बाद सरकार जो है वह निर्धारित राशि को कभी भी भारत की संचित निधि से निकाल करके खर्च कर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कटौती प्रस्ताव या कट मोशन पास हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा, कटौती प्रस्ताव 2 प्रकार के होते हैं, जैसे नीतिगत कटौती और अर्थगत कटौती। कूट है ए कथन 1 सही है, बी कथन 2 सही है, सी दोनों कथन सही हैं या डी दोनों कथन गलत है। चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि कटौती प्रस्ताव, देखिए यह बजट की मांगों में, बजट में जो भी मांगें की जाती है उन मांगों में कटौती हेतु पेश किया जाता है, ठीक है। अब
लोकसभा में ही यह कटौती प्रस्ताव पेश होगा। ठीक है, अब सरकार के प्रति यदि जो है कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया, तब इसका मतलब है कि सरकार को लोकसभा के प्रति अविश्वास है या सरकार के प्रति लोकसभा को विश्वास नहीं है। ठीक है, इस कारण इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कटौती प्रस्ताव या कट मोशन पास हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। लेकिन जो कटौती प्रस्ताव है यह 3 प्रकार का होता है, न कि 2 प्रकार का। सबसे पहले होती है नीतिगत कटौती या फिर डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। ठीक है, इसमें जो है प्रस्तावित जितनी भी मांग सरकार के द्वारा बजट के माध्यम से की जाती है उन सबको घटा करके उस मांग को कर दिया जाता है 1 रुपया। ठीक है, नीतिगत कटौती में जो मांग होती है उसको घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है। यदि यह डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट या फिर नीतिगत कटौती पारित हो जाता है तब सरकार को सदन में या लोकसभा में दोबारा से अपना बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो वहीं दूसरी जो कटौती या दूसरा जो कट मोशन है वह है इकोनॉमिक कट या फिर अर्थगत कटौती। ठीक है, इसमें सदन लोकसभा के द्वारा एक निश्चित राशि कटौती करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, इसके पास होने पर सरकार को किसी भी प्रकार का बहुमत सिद्ध नहीं करना होता है। वहीं सबसे अंत में आता है तीसरे नंबर पर जिसको बोला जाता है टोकन कट या फिर इसको प्रतीक कटौती भी बोला जाता है। इस प्रतीक कटौती के अंतर्गत जितनी भी मांग की जा रही, मान लीजिए कि सरकार ने बजट में 1000 रुपये मांगा हो तो उस 1000 रुपये में से 100 रुपया काट लिया जाता है और सरकार को बोला जाता है कि आप ऐसा करिए कि आप 900 रुपया ले लीजिए। तो इसको बोला जाता है टोकन कट या फिर प्रतीक कटौती। ठीक है, देखिए कटौती प्रस्ताव को लाने के लिए जो स्वीकृति दी जाती है वह पीठासीन अधिकारी के द्वारा दी जाती है और यह पूरी तरीके से उस पीठासीन अधिकारी के विवेक पर ही निर्भर करता है कि वह कटौती प्रस्ताव को लाने के लिए अपनी स्वीकृति या अपनी अनुमति प्रदान करे अथवा न प्रदान करे। ठीक, चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। राज्यों में विधानसभा के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विधानसभा के प्रतिनिधियों को वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचित किया जाता है। दूसरा, इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 70 निर्धारित की गई है, किंतु कुछ राज्य जैसे मिजोरम, नागालैंड आदि इसके अपवाद हैं। तीसरा, हिमाचल प्रदेश एवं असम विधानसभा में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 या डी उपरोक्त सभी। चलिए इन्हीं 3 में से कोई एक सही है, बता दीजिए। देखिए इसका जो सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 के दोनों स्टेटमेंट जो है वह गलत है। सबसे पहले विधानसभा के जो प्रतिनिधियों को चुना जाता है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है, जिसमें या जिसके माध्यम से जो विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनकी जो कुल अधिकतम संख्या हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है वह 500 है और जो न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 60। ठीक है, यानी कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और यह न्यूनतम संख्या हो सकती है अधिकतम 60। मतलब अधिक से अधिक 500 सदस्य चुने जा सकते हैं और कम से कम 60 सदस्यों को तो चुनना ही चुनना है। लेकिन कुछ राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख दूँ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में यह न्यूनतम संख्या जो है वह 30 है, जबकि मिजोरम और नागालैंड, ठीक है, मिजोरम और नागालैंड के लिए यह जो न्यूनतम संख्या है वह है मिजोरम के लिए 40 और नागालैंड के लिए 46। ठीक है, फिर से बता दूं कि जो अधिकतम संख्या हमारे विधानसभा में चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की है वह है 500 और जो न्यूनतम संख्या है वह है 60। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के लिए यह न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित की गई है। तो मिजोरम के लिए यह न्यूनतम संख्या 40 है, तो नागालैंड के लिए
यह न्यूनतम संख्या जो है वह 46 है। बात करें अगर अंतिम के बारे में कि हिमाचल प्रदेश और असम, तो नहीं, हिमाचल प्रदेश और असम में नहीं, सिक्किम और नागालैंड की विधानसभा के कुछ सदस्य जो हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। दरअसल वहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है या जो आदिवासी लोग हैं, जो समूह बने हुए हैं, उनके माध्यम से उनका जो संगठन है वह अपने संगठन के माध्यम से अपने कुछ सदस्यों को या अपनी जाति या अपने वर्ग से आने वाले कुछ सदस्यों को विधानसभा में अप्रत्यक्ष रूप से भेजा जाता है। ठीक है। वहीं इसके पहले तक, अभी कुछ समय पहले तक, जब तक 104वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तो राज्यपाल भी अनुच्छेद 333 का प्रयोग करते हुए राज्यसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्ति या फिर मनोनीत कर सकता था। ठीक है। मूलतः यह प्रावधान जो था वह 1960 तक के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जानते ही हैं राजनीतिक मजबूरियाँ, 10-10 वर्षों के लिए यह प्रावधान बढ़ता रहा था, लेकिन वर्तमान में इसको अनुच्छेद 104 के माध्यम से विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, सुमेलित करवाने वाला यह प्रश्न है। एक तरफ विभिन्न आर्टिकल्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इन आर्टिकल्स में आने वाले प्रावधान दिए गए हैं। बताइए। अनुच्छेद 196 विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 198 वित्त विधेयक की परिभाषा। सी आर्टिकल 199 वित्त विधेयकों संबंधी विशेष प्रक्रिया। चौथा आर्टिकल 200 विचारार्थ बिल को सुरक्षित रखना। ऑप्शंस हैं ए 1 2 3 4, बी 1 2 3 4, अरे ये तो सेम है, सभी के सभी विकल्प यहाँ पर जो है सेम दिए हुए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर जो ABCD का क्रम है यह परिवर्तित किया गया है। A B C D, B A C C B D और तीसरा ऑप्शन है B A D C और चौथा ऑप्शन है D C B A। चलिए, यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। ACBD ऐसे सुमेलित करते हैं या राज्यों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 196 में बात कही गई है विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बारे में। अनुच्छेद 198 में बात की गई है, बताइए किसकी, वित्त नहीं, धन विधेयकों के संबंधी विशेष प्रक्रिया की बात की गई है अनुच्छेद 198 में। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है, वित्त विधेयक की नहीं। ठीक है। गूगल ट्रांसलेट जानते हैं। अनुच्छेद 200 में विचारार्थ बिल को राज्यपाल जो है वह सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए। ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, तो अनुच्छेद 196 में विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 198 में मनी बिल संबंधी विशेष प्रक्रिया के बारे में बात कही गई है, तो आर्टिकल 199 में जो है मनी बिल की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 200 में राज्यपाल किसी भी बिल को विचारार्थ के, राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्य को आवंटित सीटों और उनके पुनर्निर्धारण से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात में तय किया जाता है। दूसरा, यहाँ जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई हो। तीसरा, संसद सीटों का निर्धारण करती है और इस कारण समय समय पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 या डी उपरोक्त सभी। आर्टिकल 170 इसके बारे में ज़रूर से इसके बाद देख लीजिएगा, आराम से सुनिए। देखिए, सबसे पहले राज्यों को क्या किया जाता है, क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया जाता है। मान लीजिए कि यह कोई बहुत बड़ा राज्य है, इसको क्षेत्रीय आधार पर बांट दिया गया। ठीक है। अब
इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, तो राज्य को आवंटित सीट की संख्या को जनसंख्या के अनुपात में तय कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि 10 लाख के ऊपर एक क्या कहते हैं उसको, एक माननीय कह लीजिए, एक सांसद कह लीजिए 10 लाख के ऊपर एक सांसद होंगे, तो इस क्षेत्र में भी 10 लाख के ऊपर एक सांसद होंगे, इस क्षेत्र में भी 10 लाख के ऊपर एक सांसद, और इस क्षेत्र में भी 10 लाख के ऊपर एक सांसद होंगे। मतलब इन 10 लाख लोगों पर एक सांसद होंगे, यह निश्चित किया गया था। फिलहाल यहाँ पर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, राज्यों के विभाजन के बारे में या राज्यों के चुनाव के बारे में, तो यहाँ पर राज्यों को भी ठीक इसी प्रकार से छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। और मान लीजिए कि अगर हमने संसद के लिए 10 लाख रखा, तो एक विधायक के लिए हम जो है 1 लाख रख सकते हैं। तो 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वह एक प्रतिनिधि करता है। उसके बाद फिर दूसरे भाग में भी 1 लाख लोग ही होने चाहिए, उनका भी प्रतिनिधित्व एक ही प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से हम लोग यह सुनिश्चित, या संविधान यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि जो सभी लोग हैं उन सब को जो है राज्यों में, सदनों में जो है वह समान प्रतिनिधित्व मिले। अब इस जनसंख्या को किस आधार पर निर्धारित किया, भाई सब कुछ जनसंख्या के आधार पर हो रहा है, तो इस जनसंख्या को किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, तो संविधान में यह प्रावधान किया गया कि इस जनसंख्या को, जो पिछली जनगणना होगी, 10-10 वर्षों पे जनगणना होती है ना, तो जो पिछली जनगणना होगी उसके आधार पर बांट दिया जाएगा। ठीक है। अब चूँकि जनसंख्या का आकार अगर हम लोग देखें तो वह नित्य निरंतर बढ़ता जा रहा था, समस्याएं बढ़ती जा रही थी, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए थोड़े थोड़े समय अंतरालों पर जो है इस जनसंख्या के निर्धारण को संसद के लिए 1971 तक ही सीमित कर दिया गया। फिलहाल और डिटेल में जाने तो देखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद जो पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया होती है उसमें किया क्या जाता है देखिए, प्रत्येक राज्य के विधानसभा क्षेत्रों, प्रत्येक राज्य को विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण किया जाता है। और दूसरा, यानी कि जो दूसरा विकल्प, दूसरा प्रक्रिया होती है वह यह होती है कि हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है। अंतर क्या है दोनों में, तो देखिए पहले वाले में बात की मैंने की है किस बारे में, पहले वाले राज्य में राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बांटकर उनके सीटों का निर्धारण, मतलब सीटें कितनी होंगी इनके बारे में बात की गई। अब राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना है यह दूसरे तथ्य से पता चलेगा हमको। ठीक, चलिए देखिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन में विधानसभा के क्षेत्रों के लिए 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया था कि सन 2000 तक यह संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है। पुनर्निर्धारण पर यह प्रतिबंध जो है वह अगले 25 वर्षों तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया 2026 तक के लिए। ठीक है। हालांकि 2001 के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस तरह की जनसंख्या के मापन 2001 के 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसी तरह जनसंख्या के मापन को भी तय कर दिया गया था। देखिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को भी यह अधिकार दे दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रों की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद 87वें संविधान संशोधन अधिनियम, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा फोकस आपको करना होगा। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो यह हुआ था 2003 में। ठीक, तो 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण के लिए जो जनसंख्या के हिसाब की व्यवस्था की गई थी वह की गई 2001। ठीक है। हालांकि यह पुनर्निर्धारण जो है वह प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही संभव किया गया था। ठीक है। चलिए, ठीक तो नहीं ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इस प्रश्न को बताऊंगा, महत्वपूर्ण है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, या फिर इसके बारे में अलग से छोटा सा एक टॉपिक का वीडियो बना करके डाल दूंगा, लेकिन कमेंट करने के बाद। नेक्स्ट, विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति का पद त्यागपत्र एवं पदच्युत किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 182, बी अनुच्छेद 183, सी अनुच्छेद 184 या फिर डी आर्टिकल 187। चलिए,
जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 183 में बात की गई है विधान परिषद में सभापति और उपसभापति के द्वारा पद त्याग पत्र या उनको पद से हटाए जाने के प्रावधान के बारे में। वहीं आर्टिकल 182 में बात की गई है विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के पद के बारे में। तो आर्टिकल 184 यह प्रावधान करता है कि जब कब उपसभापति या कोई अन्य व्यक्ति सभापति के रूप में कार्य करेगा और उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी। और इसी तरीके से आर्टिकल 187 में राज्य की विधायिका के सचिवालय के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, विधान परिषद में किस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है इसके बारे में यह प्रश्न है। ठीक है, आसानी से समझिए, आराम से। 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद के स्थानीय निकायों से जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, 1/3 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। तीसरा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक जो है वह माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। चौथा, 1/12 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और पांचवा, बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आपको नीचे दिए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 5 या डी 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए देखिए, विधानसभा के सदस्य, इसका जो सही आंसर है वह जान लीजिए पहले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 5 जो है वह सही है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि इसके बारे में जो प्रावधान होता क्या है, कुछ नहीं, इसके बारे में जो प्रावधान दिया गया है ना वह दिया गया है आर्टिकल नंबर 171 में। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, विधान परिषद के सदस्यों का। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों में से 1/3 सदस्य तो चुने जाते हैं स्थानीय निकायों से। स्थानीय निकाय यानी कि जैसे कि नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गई, इस प्रकार के जो संगठन हैं उनके माध्यम से, या इस प्रकार के जो निकाय हैं उनके माध्यम से 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। ठीक, अब 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है उन अध्यापकों के द्वारा जो कि पिछले 3 वर्ष से माध्यमिक स्तर के स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है वह किया जाता है किसके माध्यम से बताइए। 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातकों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर कहाँ पर है, 1/3 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक नहीं, 1/12 सदस्य। ऐसे देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1/3 सदस्य हो गए कहाँ से, स्थानीय निकाय और नगर पालिका या जिला बोर्डों के माध्यम से। 1/12 सदस्य हो गए कहाँ से, राज्यों में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों के द्वारा उसको निर्वाचित किया जाता है। और 1/12 ही सदस्यों को जो है उनके माध्यम से चुना जाता है जो कि 3 वर्ष से, पिछले 3 वर्ष से माध्यमिक स्तर के स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे हों। इसके बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और फिर अंत में बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन जो है राज्यपाल उन लोगों के द्वारा करता है जो कि साहित्य, ध्यान रखिएगा क्षेत्रों के नाम, साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा। कितने क्षेत्र हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 क्षेत्र। साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा क्षेत्रों को समाज सेवा के क्षेत्र से समाज सेवा के विशेष ज्ञान को रखने वाले या फिर इनके व्यवहारिक अनुभव को रखने वाले व्यक्तियों में से चुनता है। देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का तो जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि 1/6 सदस्य को
राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। सभी सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों में से किसी की भी अदालत में चुनौती नहीं दी, मतलब अदालत में चले गए क्यों नामित करिए, तो इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। एक तरफ विभिन्न आर्टिकल्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनसे संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 163 राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता। आर्टिकल 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। आर्टिकल 168 राज्य में विधायिकाओं का गठन। आर्टिकल 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। कूट है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3 या डी उपरोक्त सभी। तो चलिए यह प्रश्न आप सभी के लिए। फिलहाल यह लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।